हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारी क्लास है सर्किट थ्योरी की, जो अपन पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि अभी हमारा सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है, सर्किट थ्योरी। ठीक है। तो जो हमारे बेसिक एलिमेंट्स जो यूज़ करते हैं सर्किट थ्योरी में, वो कौन कौन से करते हैं? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में अपन बहुत ही डीपली में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है, ओम्स लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस पर इफेक्ट करते हैं, और उनका सीरीज ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए थे रेजिस्टेंस के बेस पे। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट इस क्लास में डिस्कस करते हैं किसके बारे में? इंडक्टेंस के बारे में। ठीक है। इंडक्टेंस क्या होता है? तो डिनोट, इंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? हमारा इसका कैसा होता है? हमारा सिंबल ये होता है। ठीक है। इंडक्टेंस को इससे डिनोट करते हैं अपन, एल लिख देते हैं। ठीक है। एल से डिनोट करते हैं और इसका सिंबल जो होता है वो हमारा क्या होता है? इस टाइप का होता है। ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं? जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, किसी सर्किट से फ्लो होता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट से फ्लो होता है तो वो उसके चारों तरफ क्या करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अपन क्या लिखेंगे? whenever a electric current whenever a electric current is flowing through a circuit is flowing through a circuit whenever a electric current is flowing through a circuit produce a magnetic field around it produce a magnetic field around it and hence a magnetic flux and hence a magnetic flux phi produce around the circuit। ठीक है। मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी सर्किट से तो वो प्रोड्यूस करता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, उसके चारों तरफ। उसके कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जनरेट होता है सर्किट के चारों तरफ। ठीक है। जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट, मान लो ये सर्किट है हमारा, ठीक है, इससे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा तो इसके चारों तरफ क्या होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ फ्लो होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारी जनरेट होती है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट से फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक क्या होता है? फ्लक्स जनरेट होता है, फाई। ठीक है। तो इसी फाई जो होता है इसके कारण क्या होता है? इंडक्टेंस बनता है। तो इंडक्टेंस जो होता है इसका फॉर्मूला इसका अपन क्या लिखते हैं? एल इक्वल टू होता है फाई बाय आई। मतलब कितना करंट प्रोड्यूस फ्लो हो रहा है सर्किट से और कितना फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। मतलब करंट से क्या होता है? फ्लक्स बनता है। जितना करंट फ्लो होगा, मतलब कोई सर्किट है क्लोज सर्किट, से जितना करंट फ्लो होगा उसी के हिसाब से उसके चारों तरफ क्या होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। तो एल जो होता है वो क्या होता है? फाई बाय आई। ठीक है। एल जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस फाई बाय आई। तो एल जो है, फाई जो होता है फ्लक्स, इसकी यूनिट होती है वेबर और करंट की होती है एम्पियर। तो इंडक्टेंस की यूनिट क्या हो गई? वेबर पर एम्पियर, या फिर इसकी यूनिट होती है हेनरी। ठीक है। ये हो गई इंडक्टेंस की यूनिट, वेबर पर एम्पियर या फिर हेनरी। मतलब कोई भी सर्किट है जब उससे करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है? फ्लक्स जनरेट होता है। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ये क्या होता है? हमारा इंडक्टेंस। एल होता है फाई बाय आई, वेबर पर एम्पियर, या फिर इसको बोलते हैं हेनरी। ठीक है। या फिर अपन क्या लिखते हैं? एल इक्वल टू एन फाई बाय आई। ठीक है। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे हमारे, ये क्या है? इंडक्टेंस। इसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे हमारे
उतना ज़्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा, उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा हमारा, जनरेट होगा। ठीक है, अब अपन बोले कि L जो होता है वो क्या है, फाई बाय आई है। ठीक है, L क्या है, N फाई बाय आई। ठीक है, L क्या होता है, फाई बाय आई। तो अगर अपन बोले कि जो इंडक्टर है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, इंडक्टर क्या फाई पे डिपेंड करता है कि आई पे डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई कि इनवर्सली नहीं। तो इंडक्टर ना केवल फाई पे डिपेंड करता है ना केवल आई पे। जैसे अपन ने रेजिस्टेंस का पढ़ा था, आर जो होता है वो क्या होता है, वी बाय आई का रेशियो। मतलब रेजिस्टेंस ना केवल वोल्टेज ना केवल करंट पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ वी बाय आई। सेम इंडक्टेंस में है, ये ना तो केवल वी पे डिपेंड कर, फाइव पे डिपेंड करता है, नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन फाइव नॉट ओनली आई, इट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ फाइव बाय आई। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, हमारा इंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन the value of phi and I, it depends upon the ratio of phi by I। ये किस पे डिपेंड करता है, phi by I के रेशियो पे, ना कि केवल सिंपल phi पे या फिर केवल सिंपल I पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंडक्टेंस क्या हो गया, जब भी कोई सर्किट है, ठीक है, उसमें जब करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, तो वही जो फ्लक्स होता है वो इंडक्टेंस का कारण होता है। तो एल हो गया फाइव बाय आई हेनरी, सॉरी वेबर पर एम्पियर, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं हेनरी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी में फैराडे लॉ, क्योंकि जो वोल्टेज फाइंड करना है वो किस पर डिपेंड करता है, फैराडे लॉ पे। जब आप मशीन पढ़ेंगे तो भी आप पढ़ेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे फैराडे लॉ क्या होता है। ठीक है, फैराडे लॉ, ये सिंपल स्टेटमेंट ही लिखने आ जाता है कि फैराडे लॉ क्या होता है। ठीक है, तो फैराडे लॉ क्या बोलता है हमारा, जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, whenever a conductor cuts the magnetic flux, फैराडे लॉ क्या होता है, इसके दो हैं, फैराडे इज फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है, whenever a conductor cuts the magnetic flux and EMF induced in it, and EMF induced in it, EMF मतलब वोल्टेज। जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को मतलब फाई को, तो उसमें एक EMF इंड्यूस्ड होता है। कितना EMF इंड्यूस्ड होता है, किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज पे। ये क्या बोलता है, सेकंड लॉ। ठीक है, फैराडे का सेकंड लॉ क्या हमारा होता है, whenever a conductor cuts the magnetic flux and EMF induced in it, कितना EMF इंड्यूस्ड होगा हमारा, वो किस पे डिपेंड करेगा, the induced EMF in a conductor is directly proportional to the rate of change of flux linkage। कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा उतना ज्यादा वोल्टेज जनरेट होगा। ठीक है, ये हमारा इंडक्टर है, इसमें जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स क्या करेगा, कट करेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा हमारा। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, एन डी फाई बाय डी टी। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज पे। ठीक है, डी बाई फाई बाय डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, मतलब टाइम के साथ साथ फ्लक्स कितना हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा हमारा, वोल्टेज होगा हमारा। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होगा, एन डी फाई बाय डी टी।
तो ये फैराडे लॉ इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आ जाता है तो फैराडे के क्या है, फैराडे 2 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है, जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, ये हमारा कोई भी क्या है, कंडक्टर है, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके एक चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी हमारी। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, फ्लक्स बनता है हमारा। ठीक है, उस फ्लक्स को जब कोई कंडक्टर कट करता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस किस पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज पे। ठीक है, ई वी इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी। तो v इक्वल टू क्या है, एन डी फाई बाय डी टी। एल अपन ने पढ़ा है, एल जो है हमारा वो क्या है, हमारा फाई बाय आई, यही पढ़ा ना अभी। इंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है हमारा, एल फाई बाय आई होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा तो एल इक्वल टू एन फाई बाय आई, यही होगा। यहाँ से अगर अपन फाई फाइंड करेंगे तो क्या होगा, एल इंटू आई बाई एन, यही होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे इसकी फाई की, तो एन डी अपॉन डी टी एल आई बाय एन। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये तो फिक्स है, वेरी नहीं कर सकते। इंडक्टर जो लिया है अपन ने वो भी फिक्स है, क्योंकि इंडक्टर क्या है, एक पार्ट ऑफ सर्किट है। तो अगर सर्किट अपन एक बार बना लेते हैं तो उसको बार बार वेरी नहीं कर सकते, केवल इनपुट और आउटपुट ही वेरी हो सकता है कि इनपुट चेंज कर करके बार बार अपन आउटपुट देखें। सर्किट एक बार बन गया, सर्किट किन से मिलके बना होता है, आर एल सी इन पैरामीटर से मिलके। तो अगर आपने एक बार सिंथेसिस कर लिया तो अपन बार बार सर्किट को चेंज नहीं कर सकते। तो एल बाई एन क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएंगे। एल बाई एन ये क्या हो जाएगा, डी आई बाय डी टी, ये कट जाएगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डी आई बाय डी टी। ठीक है, v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एल डी आई बाय डी टी। तो ये क्या हो गया हमारा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। v इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई बाय डी टी। तो ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो गया। अब अगर अपन को करंट फाइंड करना है, ठीक है, करंट अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा हमारा, तो v इक्वल टू क्या है, एल डी आई बाय डी टी। करंट फाइंड करना तो क्या हो जाएगा, v बाय एल इंटू डी टी बराबर डी आई हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आई ऑफ टी बराबर 1/L इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू टी वी इंटू डी टी। ठीक है, माइनस इन्फानाइट से लेके अगर अपन टी तक माने तो वी डी टी। 1/L ये दो पार्ट में टूट जाएगा, एक तो माइनस इन्फानाइट से 0 तक वी ऑफ टी डी टी, प्लस 0 से लेके टी तक वी ऑफ टी डी टी, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आई ऑफ टी बराबर क्या होगा, 1/L इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू 0 वी ऑफ टी डी टी प्लस 0 से टी वी ऑफ टी डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, आई एल 0 माइनस, मतलब 0 के पहले जो है, मतलब हमारी जो पास्ट में वैल्यू थी ये हो जाएगी आई एल 0 माइनस और प्लस इंटीग्रेशन 0 से टी वी ऑफ टी डी टी। आई ऑफ टी बराबर क्या हो जाएगा, आई एल ऑफ 0 माइनस प्लस 0 से टी वी ऑफ टी डी टी। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों की वैल्यू पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ये पास्ट में है ना, 0 माइनस से पहले क्या है हमारा, मतलब 0 के पहले जो है वो क्या होगा, पास्ट होगा। कोई भी टाइम है, कोई भी चीज है, वो अपन 0 से स्टार्ट करते हैं ना, अगर उसके पहले का है मतलब क्या है, पास्ट। तो जो इंडक्टेंस के करंट की वैल्यू होता है वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों पर डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब इंडक्टर यहाँ पर क्या बोलेंगे, so we can say that inductance value is depend on
बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो पास्ट और प्रेजेंट वैल्यू दोनों पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है, एल जो होता है इसका नेचर कैसा होता है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब जो कि वेरी हो, जो टाइम के साथ वेरी हो, वो क्या कहलाएगा, डायनेमिक। ठीक है, तो इंडक्टेंस जो होता है इसका नेचर कैसा होता है, डायनेमिक होता है। कैपेसिटेंस जो है इसके बाद पढ़ेंगे वो भी डायनेमिक होता है, बट रेजिस्टेंस जो होता है वो स्टैटिक होता है, इसकी वैल्यू वेरी नहीं करती टाइम के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट, और हो गया हमारा क्या, इंडक्टर। करंट हो गया हमारा, वोल्टेज हो गया हमारा, और इंडक्टेंस क्या होता है वो हो गया हमारा। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि पावर क्या होता है इंडक्टेंस में। पावर इन इंडक्टेंस, तो V इक्वल टू क्या होता है, L इंटू आई। ठीक है, सॉरी, पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। अपन ने पढ़ा पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है हमारा। V क्या पढ़ा है अपन ने, अभी पढ़ा है, V क्या होता है, L डी आई बाई डी टी इंटू आई। ठीक है, L डी आई बाई डी टी इंटू आई। तो पावर इन इंडक्टेंस क्या हो गया, L डी आई बाई डी टी इंटू आई। अब एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस। एनर्जी स्टोर जो होती है इंडक्टेंस में वो क्या होता है, तो एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क क्या कहलाता है, एनर्जी। किसी कार्य को करने की क्षमता क्या होती है, एनर्जी। तो E इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन P इंटू डी टी। तो E क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन P डी टी। P अपन निकाल चुके हैं, क्या है ये, L डी आई बाई डी टी इंटू आई इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, L कांस्टेंट हो जाएगा, ये कट गया, इंटीग्रेशन 0 से आई इंटू डी आई। तो इंटीग्रेशन लोगे तो आई क्या, आई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको रखोगे आप 0 से आई, तो हाफ एल आई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एनर्जी इन इंडक्टेंस। तो एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो किसके फॉर्म में होती है, हमारा मैग्नेटिक फॉर्म में। एनर्जी जो स्टोर्ड होती है इंडक्टर में वो होता है हमारा मैग्नेटिक फॉर्म में, मतलब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी। वही कैपेसिटर में जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, इंडक्टर में जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है।